हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज है 17 अगस्त 2020। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, साथ ही उनका बेसिक सब्जेक्ट से जुड़ाव भी देखेंगे, ताकि आपकी करंट के साथ साथ बेसिक सब्जेक्ट्स की भी तैयारी लगातार होती रहे। यह वीडियो यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं, चाहे वह सीडीएस हो, सीपीएफ हो या आईएएस का एग्जाम हो, उसमें एनालिटिकल वे में आपको इसमें समझाया जाता है, ताकि किसी भी स्तर से क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ स्टेट पीएससी, एसएससी और बैंकिंग के हिसाब से भी काफ़ी फैक्चुअल नॉलेज भी इस वीडियो में डिस्कस करवाई जाती है, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो बस सही होना चाहिए। और साथ ही साथ हम आईएएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी देखते हैं और यह भी देखते हैं कि उनका करंट अफेयर्स के साथ कैसे जुड़ाव है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि वैसे ही क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जा सकें। यह पूरा वीडियो हिंदी में होता है, हिंदी में ही स्लाइड मिलती है और हिंदी में ही डिस्कस करवाया जाता है, ताकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को इंग्लिश के स्तर पर कोई खासी दिक्कत ना उठानी पड़े। तो आइए आज के टॉपिकों को देख लेते हैं। आज हम अब्राहम समझौते को डिस्कस करेंगे, साथ ही कुछ लोकेशंस को भी देखेंगे, क्योंकि लोकेशंस वाइज क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। परिसीमन आयोग के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, संवैधानिक उल्लेख क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन क्या है, आयुष्मान भारत योजना को जानेंगे, एशियाटिक लाइन के बारे में जानेंगे और एशियाई शेर की जनगणना 2020 में जो हुई है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ डॉल्फिन्स की तमाम प्रजातियों को जानेंगे, जिसमें सिंधु, इरावती और गंगेटिक डॉल्फिन होंगी। और आईएएस प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पूछे गए इन टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए पहली न्यूज को डिस्कस करते हैं। अब्राहम समझौता, यह खबरों में क्यों रहा? हाल ही में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य एक समझौता हुआ। यह समझौता दोनों देशों के मध्य पूर्णतः सामान्य राजनयिक संबंध स्थापित करेगा। अब न्यूज को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात की लोकेशन को देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो, इजराइल है और ये है क्या, संयुक्त अरब अमीरात। अगर अपन इसके वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, पश्चिम की तरफ, यहाँ पर आपको इजराइल दिखेगा और ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। इन दोनों के बीच में ही समझौता हुआ। अब समझौते में कौन कौन शामिल है? इसमें इजराइल शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है, साथ ही साथ अमेरिका भी इसमें शामिल है। समझौते में क्या है? इस समझौते में वेस्ट बैंक के अधिकार वाले क्षेत्रों पर कब्जा करने पर रोक लगाने के लिए सहमति व्यक्त की गई है। इस समझौते का क्षेत्रीय शक्ति ईरान के द्वारा खासा विरोध किया गया है। अब वेस्ट बैंक की लोकेशन को हम देख लेते हैं। ये आप इजराइल के मैप में देखोगे, ये है वेस्ट बैंक का हिस्सा और ये है गाजा पट्टी। इन्हीं दोनों को हम फिलिस्तीन देश भी कहते हैं। आइए अब इसके कुछ और लोकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे वेस्ट बैंक के बारे में है, तो वेस्ट बैंक है कहाँ? वेस्ट बैंक पश्चिम एशिया में एक स्थलरुद्ध क्षेत्र है। पूर्व में इसकी सीमा जॉर्डन से मिलती है, बाकी दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में ग्रीन लाइन के द्वारा इजराइल से पृथक होता है। वेस्ट बैंक के अंतर्गत पश्चिमी मृत सागर तट का हिस्सा लगता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है वेस्ट बैंक, ये है मृत सागर और मृत सागर का पश्चिमी हिस्सा वेस्ट बैंक से लगता है। ये है गाजा पट्टी। अब ये इस समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? वर्ष 1948 में अरब और इजराइल युद्ध के पश्चात वेस्ट बैंक पर जो था वो जॉर्डन के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अब जॉर्डन कहाँ है? जॉर्डन ये है और इस क्षेत्र पर कब्जा जॉर्डन ने कर लिया था। फिर इजराइल ने 1967 में जो 6 दिवसीय युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जॉर्डन को हराकर इस पर अपना कब्जा कर लिया और तब से ही वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा है। आप ये एक मैप देख लो यहाँ पर, ये 1947 से फिलिस्तीन की स्थिति को दिखाता है कि फिलिस्तीन में कैसे कैसे इजराइल का अधिग्रहण होता है। जैसे कि आप ये ग्रीन वाला एरिया देख सकते हो, पहले ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन होता था, ठीक है। उसके बाद फिर इजराइल का ये यहाँ पर अधिग्रहण होता चला गया। फिर वर्तमान में आप ये देख सकते हो कि अब कुछ ही क्षेत्र जो कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के रूप में यहाँ पर बचा हुआ है। मुख्यतः इन दो देशों में हम देखेंगे कि 2 कम्युनिटी रहती है, एक अरब के मुसलमान रहते हैं और दूसरा जूइश लोग रहते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि हिटलर के आतंक से बचने के लिए बहुत सारे जूस को यहाँ पर बसाया जाने लगा। पहले देखिए, यहाँ पर ये सारे के सारे मुस्लिम
रहते थे। इसके बाद जब ज्यूस को बसाया गया तो ये वाइट कॉलोनी आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर ये वाइट कॉलोनी बढ़ती चली गई और यहाँ पर मुस्लिम लोगों का हिस्सा कम होता चला गया। ठीक है, इसलिए एक मुस्लिम अरब देश को इस समझौते में शामिल किया गया है जो कि संयुक्त अरब अमीरात है। तो आप इजराइल की लोकेशन को याद रखिएगा। इजराइल की सीमा भूमध्य सागर के साथ मिलती है और इजराइल की सीमा यहाँ पर ये रेड सी है, रेड सी के साथ भी मिलती है। ये जॉर्डन है, ये मिस्र है और ये सीरिया। यहाँ पर एक पॉइंट आप और देख लीजिए कि ये जो गोलन हाइट्स है और सी ऑफ गैलिली, ये जो सी ऑफ गैलिली है ये इजराइल के पूर्वी हिस्से में पड़ता है और ये गोलन हाइट्स है, आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी ये न्यूज़ में रहता है। ये सीरिया और इजराइल के मध्य विवादित स्थल है क्योंकि जो ये 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ था, इस दौरान इजराइल ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना नियुक्त की गई है ताकि इन दोनों के मध्य हो रहे विवादों को रोका जा सके। तो आप इतनी सारी लोकेशन याद रखिएगा। गोलन हाइट्स, गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी मिलाकर ही फिलिस्तीन देश का निर्माण करते हैं। और ये यहाँ पर एक आप विवादित स्थल को भी देख लीजिए, यहाँ पर जेरूसलम है जहाँ पर लगभग तीनों ही धर्म, चाहे वो ज्यूश हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, सभी धर्म अपना यहाँ पर धार्मिक स्थल मानते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 2018 में एक IAS प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में हमें देखने को मिलता है। तो इजराइल के संबंध में, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन जो देश है, एक फिलिस्तीन हो गया, एक इजराइल हो गया। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच में ही 2 स्टेट सॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो जो अभी ये समझौता हुआ है इससे संबंधित क्वेश्चन या फिर मैप के अनुसार देशों को लगाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज संबंधित है परिसीमन या डिलिमिटेशन से। यह खबरों में क्यों है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए इसे गठित करने की बात की गई। क्या है यह? परिसीमन से तात्पर्य किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने से संबंधित है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात एक ये है कि बिना सीटों के परिवर्तन किए जाते हैं, कि यहाँ पर सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम समझें, अगर ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं तो सीटें तो 70 ही रहेंगी, लेकिन उनका जो सीमागत बदलाव है, जैसे साउथ दिल्ली का हिस्सा कुछ नॉर्थ दिल्ली में आ जाएगा, नॉर्थ दिल्ली का साउथ दिल्ली में चला जाएगा, तो इसी को हम परिसीमन कहते हैं। तो सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाता लेकिन सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी कारण से सीमा आयोग भी कई बार कह देते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो उसी के आधार पर नागरिकों को समान एवं उचित प्रतिनिधित्व दिलाया जा सके। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी याद रखने योग्य है कि SC वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। अब अपन देख लेते हैं कि अब तक परिसीमन कितने गठित किए गए हैं। अब तक 4 परिसीमन आयोगों को गठित किया गया है। एक 1952 में, दूसरा 1963 में, तीसरा 1973 में और चौथा 2002 में। वर्ष 2002 में ही यह कह दिया गया कि 2026 तक अब किसी भी परिसीमन आयोग का गठन नहीं होगा। 2026 तक यही जो व्यवस्था है वही चलती रहेगी। आप ये पॉइंट एक फैक्चुअल याद रखिएगा कि जो 2002 का परिसीमन आयोग था उसमें कुलदीप सिंह के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे। आइए इससे संबंधित कुछ और जानकारी देख लेते हैं। अब इसका संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? तो आर्टिकल जो 82 है उसमें परिसीमन आयोग की बात कही गई है, तो आप इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 82। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है, आप ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति और 82 आर्टिकल। अब इसमें कितने सदस्य होते हैं इसको देख लेते हैं। एक तो उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं जो कि इसकी अध्यक्षता करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं या उनके द्वारा कोई नामित निर्वाचन आयुक्त हो सकता है। संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। आयोग चाहे तो 10 सहयोगी सदस्यों को लोकसभा स्पीकर की मदद से, 5 लोकसभा से और संबंधित राज्य के विधानसभा स्पीकर के द्वारा नामित 5 संबंधित राज्य की विधानसभा से सहयोगी सदस्यों को ले सकता है। आवश्यकता पड़े तो कुछ अनुभवी व्यक्तियों की भी मदद ली जा सकती है। अब इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी इसकी बात बोली गई है और पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में भी यह हमेशा खबरों में बना रहता है कि वहाँ पर भी
परिसीमन आयोग के द्वारा सीमाओं और जनसंख्या का निर्धारण चुनाव के लिए किया जाना चाहिए। अब कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य भी देख लेते हैं। अगर एक बार आयोग ने आदेश दे दिए तो यह कानून की भांति होते हैं। इन आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आदेशों की प्रतियां लोकसभा और संबंधित विधानसभा के समक्ष रखती जाती हैं। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा को परिसीमन आयोग के आदेशों में किसी भी प्रकार की संशोधन करने की अनुमति नहीं है। तो आप याद रखिएगा, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इनके आदेशों को, और दूसरा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो आइए, अब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो हम यहाँ की कुछ सीटों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि किसी वनडे एग्जाम में फैक्चुअल के हिसाब से इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो 370 को ख़त्म किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था। आर्टिकल 35A को भी ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो आप ये दोनों ही आर्टिकल याद रखिएगा, दोनों ही जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। अब विभाजन से पूर्व अगर जम्मू कश्मीर की स्थिति देखें तो यहाँ पर विधानसभा में कितनी सीटें थी? 111 सीटें थी। ठीक है, इनमें से 24 सीटें जो थीं वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सीटें थीं। अगर हम पीओके की सीटों को छोड़ दें तो 87 सीटें बचती हैं। ठीक है, जिसमें से 4 लद्दाख की सीटें हैं। अब अगर लद्दाख की सीटों को भी हटा दिया जाए तो केवल 83 सीटें ही बचती हैं और इनमें ही चुनाव होंगे। इसके बाद जो अभी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 लाया गया था, तो उसकी धारा 60 है जो वह परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 7 सीटें बढ़ाएगी, और इस आधार पर जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हो जाएंगी, जो कि अभी कितनी हैं? 83 सीट हैं। आप इसको याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर में अंतिम परिसीमन वर्ष 1995 में हुआ था। राज्य के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी? 5, और लद्दाख की कितनी बचेंगी? 1। तो आप इन सीटों को भी याद रखिएगा। आइए, इससे संबंधित एक प्रश्न, ये IAS प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया था कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या सही है? परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती दी नहीं जा सकती, तो सही है। अभी अपन ने पढ़ा कि यहाँ पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, तो ये सही हो जाएगा। और परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा और राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तो उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही है। अभी अपन ने दोनों ही पॉइंट देखे, तो अब इनको आप याद रखिएगा ताकि नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको गलत ना हो। यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से। ये खबरों में इसलिए आया क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया गया। अब यह किसके लिए होगा? यह देश के सभी नागरिकों के लिए होगा। हालांकि घोषणा से पहले ही नीति आयोग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में डिजिटल हेल्थ प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि समन्वित विकास सुनिश्चित किया जा सके। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें होगा क्या। प्रत्येक भारतीय के पास जैसे अभी आधार कार्ड है, वैसा ही आपको एक कार्ड मिल जाएगा। उसमें आपकी सारी स्वास्थ्य संबंधी जांचें होंगी कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है और आपको कौन कौन सी छोटी या बड़ी बीमारी हैं। जिससे क्या होगा, जब कभी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप वो अगर कार्ड दिखाओगे तो सारा का सारा डिजिटलीकरण होगा ही पहले से, तो डॉक्टर आपकी जानकारी वहीं से निकाल लेगा। इससे आपका समय भी बचेगा और धन की भी बचत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यह एक आईडी के जैसा ही कार्ड होगा। अब यह कैसे बन सकता है? जिसके पास मोबाइल नंबर हो अथवा आधार कार्ड हो, उसके माध्यम से इसको बनाया जा सकता है और इसमें सारी की सारी ही प्रासंगिक जानकारियाँ आपकी होंगी। आइए आयुष्मान भारत योजना के बारे में भी थोड़ी बहुत जान लेते हैं। यह योजना भारत सरकार की एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर इसको लागू किया गया था और इसके उद्देश्य यह थे कि सबको अच्छा स्वास्थ्य दिया जा सके। आयुष्मान भारत के तहत 2 अंतर संबंधित घटकों से युक्त देखभाल के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। पहला तो यह है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र भी बनाए जाएंगे। इसमें है क्या? इसमें सभी आयु वर्ग के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसमें लगभग 11 करोड़ गरीब एवं कमजोर परिवारों की बात की गई है। इससे जुड़े हुए लगभग 50 से 60 करोड़ लोगों को इस योजना का फायदा मिल सकेगा और इसमें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाना है।
अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जो लाई गई है वो 15 वर्षों के अंतराल के बाद लाई गई है, और इससे पहले जो स्वास्थ्य नीति थी वो 2002 में लाई गई है। क्योंकि 15 वर्षों के दौरान काफ़ी परिवर्तन हो गए थे, इसलिए इसको लाना काफ़ी आवश्यक हो गया था। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है एशियाटिक लॉयन से। प्रधानमंत्री के द्वारा 74वें स्वतंत्रता संग्राम के समारोह में अपने भाषण के दौरान प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का जिक्र किया गया, जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। अब एशियाटिक लायन को सबसे पहले हम देख लेते हैं, यह मिलते कहाँ हैं। विश्व में एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान में हम देखेंगे गिर, पनिया, मिटियाला, गिरनार अभयारण्य हैं। इन्हीं को संयुक्त रूप से गिर राष्ट्रीय उद्यान कह देते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति निवास करती है, जिसको हम मालधारी जनजाति कहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। शेर आमतौर पर घास के मैदान और सवाना क्षेत्र में निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जंगलों की कमी के कारण शिकार करना आसान हो जाता है। ठीक है, आप इसकी लोकेशन को यहाँ पर देख सकते हैं। ये है गिर नेशनल पार्क, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, मिटियाला सेंचुरी ये देखिए यहाँ पर, और पनिया सेंचुरी ये यहाँ पर। इन सभी को मिलाकर ही गिर राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे दिया जाता है। ये एशियाटिक लायन की तस्वीर आप देख सकते हो। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। एशियाई शेर की जनगणना 2020 के बारे में जानते हैं। यह हर 5 वर्ष में गुजरात सरकार के द्वारा निकाली जाती है। 2020 में शेरों की संख्या यहाँ पर 674 थी। पहली बार शेर जनगणना 1936 में करवाई गई थी जूनागढ़ के नवाब के द्वारा। आज़ादी के बाद 1965 से गुजरात वन विभाग इसको नियमित रूप से इसकी जनगणना करवाता है। ठीक है, अब 2018 में यह राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी न्यूज़ में रहा, क्योंकि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो था CDB और बेबिसियोसिस के कारण बहुत सारे शेरों की मौत हो गई थी। इसलिए वर्तमान में कुछ विशेषज्ञों ने इनकी जो संख्या यहाँ पर बताई गई है उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए हैं। ये आप देख लीजिए, ये पूरा एरिया है जहाँ पर एशियाटिक लायन हमें देखने को मिल जाते हैं। ये है गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिट्याला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और ये है गिर नेशनल पार्क। आइए इससे संबंधित एक क्वेश्चन UPSC IAS के प्रीलिम्स में पूछा गया था 2019 में ही, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। अभी अपन ने डिस्कस किया, हाँ प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाए जाते हैं, तो ये पहला सही हो गया। अब 2 कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ भारत में नहीं पाया जाता बल्कि पाकिस्तान में भी इसको देखा जा सकता है, सिंध प्रांत में। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। अब एक सींग वाला गैंडा आपने देखा होगा कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आप लोकेशन को याद रखिए, कहाँ है, असम में है। ठीक है, अब असम में है, मानस में भी पाए जाते हैं, और ये जो पूरा रीजन है भूटान की सीमा से भी जाकर मिलता है, तो भूटान में भी ये पाए जाते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड इसके अनुसार ये कट जाएंगे और थर्ड के अनुसार ये कट जाएंगे, तो फर्स्ट केवल सही हो गया। ठीक है, एशियाई शेर प्रजनन परियोजना जो है, इसमें एशियाई शेरों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक पहल की गई कि जो एशियाई शेर हैं उनको मध्य प्रदेश में कूनो वन्यजीव अभयारण्य में लाया जाएगा। तो आप इसको भी याद रखिएगा, कूनो वन्यजीव अभयारण्य। अगर आप एशियाटिक शेर के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर एनवायरनमेंट सेक्शन के पार्ट 3 को चेक कर सकते हो। यहाँ पर हमने बहुत सारे जानवरों के बारे में जानकारी दी गई है, आप इसको जाकर डिटेल में देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है डॉल्फिन से। गंगा, सिंधु और इरावदी डॉल्फिन। भारत में कुल डॉल्फिन की 15 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। इरावदी डॉल्फिन, यह उड़ीसा के खारे पानी में हमें देखने को मिल जाती है। यह लवणीय और मीठे यानी कि अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जा सकती है। भारत में यह चिल्का झील में हमें देखने को मिलती है, और बाकी म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों में भी ये देखने को मिलती है। और इरावदी नदी म्यांमार में ही बहती है, तो म्यांमार की नदी के नाम पर ही इसका नाम इरावदी रखा गया है। इसका आयुशियन स्टेटस इंडेंजर्ड है 2020 के हिसाब से। सिंधु नदी डॉल्फिन पंजाब की सिंधु नदी में पाई जाती है। यह गंगा नदी डॉल्फिन की तरह नेत्रहीन होती है। इसका आयुशियन स्टेटस भी इंडेंजर्ड है, तो आप इसको याद रखिएगा।
हाल ही में पंजाब ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का राजकीय पशु घोषित किया है। विश्व में मीठे पानी में 4 प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती हैं। नंबर 1 गंगा डॉल्फिन, बैजी डॉल्फिन जो कि चीन की यांगसी नदी में मिलती है, सिंधु नदी डॉल्फिन या इसको हम भूलन डॉल्फिन भी कहते हैं, या पाकिस्तान के सिंधु नदी में मिलती है, बोटो डॉल्फिन या दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है। यहाँ पर सबकी आप फोटो देख सकते हो। अमेजन रिवर में जो मिलती है उसको बोटो बोलते हैं, और गंगा रिवर में जो मिलती है उसको गैंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं। इंडस रिवर डॉल्फिन ऐसी होती है, इसको देख सकते हो आप। और ये यांगसी रिवर की जो डॉल्फिन है जिसको हम बैजी के नाम से जानते थे, ये एक्सटिंक्ट घोषित कर दी गई 2006 में IUCN के द्वारा। ठीक है, आइए अब इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन, इसको गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भी कहते हैं। इसका IUCN स्टेटस अगर देखें तो ये भी इंडेंजर्ड श्रेणी में ही रखी गई है। अगर साइट्स की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संकटग्रस्त प्रजातियां, तो उसमें परिशिष्ट वन पे रखा गया है। CMS प्रवासी प्रजातियों पर जो लिस्ट निकलती है उसमें भी इसको परिशिष्ट 2 में रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है जो उसमें अनुसूची 1 में रखा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। कुछ और जानकारी गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं। यह केवल मीठे पानी में मिलती है, नेत्रहीन होती है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, और असम सरकार ने इसे राजकीय जलीय जीव घोषित किया है, और राजधानी गुवाहाटी ने इसे शहर पशु का नाम दिया हुआ है। 2013 में गंगा डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया गया, और ऐसा करने वाला भारत विश्व में 4था देश बन गया। इससे पहले हंगरी, चिली और कोस्टा रिका के द्वारा ऐसा दर्जा दिया गया था। आप ये सारी नॉलेज यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी देख सकते हो। यहाँ पर एक न्यूज़ डिस्कस करने वाली है कि जो फीमेल डॉल्फिन होती है वो थोड़ी बड़ी होती है मेल डॉल्फिन से। ठीक है, और भारत में आसाम, UP, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, चंबल और सोन नदी, कोसी, ब्रह्मपुत्र नदियों में ये पाई जाती है। ठीक है, ये स्टेटस इंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में रखी गई है। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन IAS प्रीलिम्स में पूछे गए थे, एक 2014 में और 2019 में, तो इसको देख लेते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि संख्या में हानि के लिए शिकार चोरी के अलावा क्या संभव कारण है कि इनकी हानि हो रही है? इसमें से सही कथन को चूज करना है। नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण करना, ठीक है, ये सही हो जाए, क्योंकि अगर नदियों पर बांध बना देंगे, बैराज बना देंगे, तो जो नदी का जल स्तर होता है वो घट या बढ़ सकता है, जिसकी वजह से डॉल्फिन को दिक्कत हो सकती है, तो इससे तो नुकसान होगा, तो ये सही है। अब फर्स्ट सही है तो हम ये काट सकते हैं, B वाला। सेकंड, नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि हो जाना, अब ये तो कहीं से सही नहीं लग रहा। अगर मगरमच्छ पानी में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? अगर हम थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो हम इसको गलत कर देंगे। अगर हम सेकंड को गलत मानते हैं तो फिर ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब संयोग से मछली पकड़ने के जाल में भी डॉल्फिन फंस जाती हैं, तो ये वाला भी सही है। ठीक है, चौथा, नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लेषित उर्वरकों और कृषि रसायनों का इस्तेमाल बड़ी तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से इनको नुकसान पहुंच रहा है, तो 1, 3 और 4 सही हो जाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था कि नेचुरली ये कहाँ पाई जाती हैं। जैसे अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ डिस्कस करवाई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अब UPSC का प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो ऐसा है कि वो पूरी न्यूज़ के अनुसार क्वेश्चन नहीं बनाएगा, बल्कि एक ऑप्शन उस प्रश्न में डाल देगा और कई ऑप्शन दूसरे न्यूज़ के डाल देगा, जिसकी वजह से काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो इरावदी डॉल्फिन देख लीजिए, ये चंबल नदी में पाई जाती है। क्या अभी अपन ने डिस्कस किया ये कहाँ पाई जाती है? अब इंडिया में चिल्का लेक में पाई जाती है। ठीक है, और तो ये तो गलत हो जाएगा, तो अगर हम सेकंड को काट देते हैं तो इसके हिसाब से ये और ये तीनों ही गलत हो जाएंगे और आंसर हमारा निकल आएगा C। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दबाइए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर आप इसमें कुछ और न्यूज़ को डिस्कस कराना चाहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।